Hello दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट लॉ इन लाइफ एंड दैट्स व्हाट वी डू। दोस्तों, मीडिया लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हुआ ये था कि सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट चैलेंज हुआ था। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई इंटरनेट के थ्रू कुछ भी ऐसा भेजता है विच इज़ अननोइंग, ऑब्नॉक्शियस, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको पनिशमेंट 3 साल की दी जा रही है। अब इसको कई ग्राउंड पे चैलेंज किया गया। पहली बात तो ये कहा गया कि ये वेग है, तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। आपको मालूम नहीं चलेगा, आपने कुछ भेजा, लेट से आपने किसी को गाली देते हुए आपने इंटरनेट पे कुछ भेज दिया, तो आप पे हो सकता है वो केस हो जाए। कोई आप यू नेवर नो, ना इधर करने वाला जानता है, नहीं पुलिस को भी मालूम है कि भाई इसको इसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न वेग है इसलिए ओपन टू मिसयूज़ है। इस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो 19(2) में नहीं फॉलो होंगे। आर्टिकल 19(2) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को 8 ग्राउंड्स पे कर्टेल किया जा सकता है और उन 8 में नहीं लाई करता है। उसके बाद ये कहा गया कि और ये जो रेस्ट्रिक्शन है आर्बिट्ररी है। क्योंकि और इनफैक्ट इट फॉल्स फाउल ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि बाकी अगर लेट से आप यही काम प्रिंट मीडिया के थ्रू करते, इलेक्ट्रॉनिक मतलब टेलीविज़न के थ्रू करेंगे तो आप पे कोई नहीं होगा, और अगर आप इंटरनेट के थ्रू करें तो आप पे मतलब इतना बड़ा ऑफेंस है। और इनफैक्ट जैसे मान लीजिए डिफेमेशन ही ले लेते हैं, तो डिफेमेशन अगर आप प्रिंट के थ्रू करेंगे तो आपको 2 साल की जेल है, इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज पर IPC 500, और आप इस पर करेंगे तो इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और 3 साल की जेल है। तो अब इसलिए बोला गया कि भाई ये हट जाना, मतलब कि दिस इज़ वॉइड। तो अब इस पे एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन केसेस का लिया और ये कंपेयर किया कि अमेरिका में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यहाँ पर है। तो ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज दिस विल सेट कि हम अमेरिकन जजमेंट यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बचती है कि अमेरिका में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट से एब्सोल्यूट राइट दिया गया है कि द कांग्रेस शैल नॉट मेक एनी लॉ विच विल अब्रिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, जबकि यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी इसको एब्सोल्यूट नहीं बोला है। इसको अब क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर वाली मतलब उसकी कुछ लिमिटेशन ला दी हैं। जैसे यहाँ पे लिमिटेशंस को अगर मैं पढूँ तो उस पर उसने लिमिटेशन इम्पोज कर दी हैं, जबकि इंडिया में और ये जो लिमिटेशंस होंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ये कोर्ट डिटरमिन्ड होती हैं। जबकि इंडिया में ये कहा गया है कि जो भी लिमिटेशन होनी होंगी वो 19(2) में दी हुई हैं और 19(2) के बाहर आप नहीं रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो। तो विद दिस थिंग अब इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब अमेरिकन जजमेंट्स की बात यहाँ पे की जा सकती है। तो यहाँ पे अब सबसे पहली बात ये हुई कि यहाँ पर ये बोला गया कि 19(1)A जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है उस पर चिलिंग इफेक्ट कैसे है, क्योंकि 19(2) वाली बातें नहीं है। क्योंकि 19(2) में क्या बोला गया है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे तो आपका ऑफेंस कैसे कंप्लीट होगा, जैसे ही आपने कोई भी ऐसी चीज़ भेज दी जो अननोइंग है, ऑब्नॉक्शियस है, तो ऐसे ही आपने ऑफेंस कर दिया, इर्रिस्पेक्टिव कि इट इज़ एन इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और नो। दूसरी बात, यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर की बात कही थी। सरकार ने बोला कि पब्लिक ऑर्डर के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि हाँ, पब्लिक ऑर्डर अब है यहाँ पर, मतलब पब्लिक ऑर्डर इज़ वन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2), जो कि पहले नहीं था जब शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन पब्लिक ऑर्डर क्या है? पब्लिक ऑर्डर की एक ट्रैंक्विलिटी है। इट्स पब्लिक ऑर्डर इज़ मोर देन जस्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड लेस देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इनफैक्ट AK गोपालन केस में इसको समझाया गया था और बाद में मतलब रमेश थापर में भी बताया गया इस बात को। तो कोर्ट ये कहता है वही बात कि ऑफेंस इज़ कंप्लीट। जैसे लेट से मैंने आपको लेट से कोई ऑब्नॉक्शियस कोई पब्लिक फिगर को सपोज मैंने कुछ ऑब्नॉक्शियस लिख दिया, दैट डज नॉट अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर, लेकिन फिर भी इसके अंदर मुझे बुक किया जा सकता है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि नो। और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस वाली बात होगी। उसके बाद दूसरी बात पब्लिक ऑर्डर वाली बात होगी। तीसरी डिसेंसी वाली बात। तो डिसेंसी में आपको याद होगा हिकलिन टेस्ट शुरू में कोर्ट लगाता था, लेकिन बाद में अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट लगाता है US और कनाडा का यूज़ करके। यहाँ पर फिर कोर्ट कहता है कि इनडिसेंट हो डिसेंट हो, ये तो अगेन वही बात है, ऑफेंस इज कंप्लीट। जैसे आपने कुछ भी भेज दिया, अननोइंग तो किसी के लिए कुछ भी अननोइंग हो सकता है उसके लिए, क्योंकि कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट क्या कहता है कि एवरेज पर्सन उसके प्रूरियंट इंटरेस्ट उसके मतलब उसको अपील करेगा, वो इंडिसेंट होगा, इमोरल होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी आप भेज दे, किसी को भी वो ख़राब लग सकता है, ऑफेंड हो सकता है उससे। ऑफेंसिव होना कोई, ये तो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, उसमें भी नहीं फॉल करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वेगनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप समझिएगा।
कोर्ट कई ऐसे जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर कोई चीज़, कोई लॉ वेग है तो इट माइट बिकम वाइड जस्ट फॉर वेगनेस बिकॉज दैट विल ओपन रूम फॉर मिसयूज। और ऐसा कोर्ट ने AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 में ऐसी बातें कही हुई है। बिकॉज मैं जस्ट कोट कर रहा हूँ ये, विद द अटेंडेंट डेंजर्स ऑफ आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन। और इसलिए भले आपने आर्बिट्ररी एप्लीकेशन हुआ हो या ना हुआ हो, इससे वो डेंजर है, वो रूम खुल जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वॉइड फॉर वेगनेस। और यहाँ पर भी उसमें भी ये आपका सेक्शन 66 है, फॉल्स फाउल ऑफ दिस। उसके बाद यही सब जजमेंट, और दिस हैज़ अ चिलिंग इफेक्ट ऑन ओवर रीच, क्योंकि इट इज़ लाइक कि आप, इनका ये कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अगर आप कुछ इंटरनेट पे शेयर करेंगे तो इट हैज़ वाइडर आउटरीच, अनोनिमिटी होती है, आप इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि अनलाइक प्रिंट मीडिया आपको कॉस्ट नहीं है, कोई कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सब बातें सही है, बट और इसके लिए कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 14 का वैलिटिव नहीं है अगर ये ज़्यादा पनिशमेंट दे रहा है, और ये देयर इज़ एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। बट कोर्ट ये कहता है कि ये जो आप 66 से जो आप वेग पनिशमेंट दे रहे हैं, वेग मतलब आप किसी उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हैं इतने ईजी ग्राउंड पे, वो सही नहीं है, इट्स एन ओवर रीच। उसके बाद यहाँ पे ये भी बात हुई थी कि ठीक है, मान लिया तो इसको सेवरेबल कर दो, उतना पोर्शन को हटा दो जिससे मतलब जिससे ये मतलब फॉल्स फाउल ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), और इसमें कुछ रीड इन कर दो, इसमें कुछ और डाल दो। तो कोर्ट ये कहता है कि नहीं, अगर जैसे इसमें एक सेक्शन 69 ने कंपेयर हुआ था, और ये बहुत अच्छी मतलब इट्स अ वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। कोर्ट कहता है कि जहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंट था कि 19(2) के पे ही रेस्ट्रिक्ट करना है, तो जैसे सेक्शन 69A में वहाँ उस कोर्ट ने डाला, पार्लियामेंट ने डाला, और 66A में बाय द सेम अमेंडमेंट ये इंसर्ट हुआ, तो उसमें नहीं डाला। इसका मतलब पार्लियामेंट का ये इंटेंशन ही नहीं था यहाँ पे रहना, तो फिर कोर्ट वो कैसे लिख सकता है? कोर्ट का जॉब अमेंड करना नहीं होता है, कोर्ट का जॉब इंटरप्रेट करना होता है, और इसलिए वो नहीं कर सकता है। और बोला कि सेवरेबल तो हम नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, ध्यान दीजिएगा। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में कोर्ट ने कहा था कि सेवरेबिलिटी वाला एग्जाम्पल वो हम तरीका नहीं यूज़ कर सकते व्हेन इट कम्स टू एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर 19(1)(a। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 66A ही वॉइड होगा, हम तो सेवरेबल नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ऑल्दो एक आर्गूमेंट प्रोसीजरल अनरीजनेबलनेस पे भी किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यार इसको तो सब्सटैंटिव लॉ ही गलत है, तो प्रोसीजर को तो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मैं हूं ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय।